राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। तो आज हमारी खास पेशकश वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आप सभी का स्वागत है और हम आपको बता दें कि हमारे खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ फरीदाबाद में हम बात करेंगे पूर्व सैनिकों की समस्याओं के बारे में। आखिर हमारे देश के पूर्व सैनिकों की क्या समस्याएं हैं, अपने तन मन से देश सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों को आखिर किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सरकार और प्रशासन से क्या चाहते हैं हमारे पूर्व सैनिक। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ फरीदाबाद। आप सभी दर्शकों को राम राम और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में देवेंद्र कौशिक। और आज इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ फरीदाबाद में बात करेंगे उन लोगों की जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और वो है सैनिक। लेकिन सैनिकों के पूर्व सैनिक होने तक और उसके बाद की जो उनका जीवन है वो किस तरह से कट रहा है, किस तरह से सरकार उनकी मदद कर रही है, क्या आखिर उनके सामने समस्याएं हैं, उनको लेकर तमाम चाहे थल, जल और वायु तो तीनों सेनाओं के यहाँ जो पूर्व सैनिक आप देख रहे हैं ये आज इकट्ठा हुए हैं और अपनी बात रखने के लिए कि आखिर जब सेना में रहे देश की सीमाओं की सुरक्षा की ताकि देश सुरक्षित रहे, लेकिन उसके बाद जब रिटायरमेंट के बाद में घर पहुंचे तो कई समस्याओं का उनको सामना भी करना पड़ता है और वक्त वक्त पर अपनी बातें हर जगह उठाते भी रहते, चाहे सरकारों की बात करें चाहे अधिकारियों की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वहाँ कोई ना कोई समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो आज ये तमाम जो सैनिक हैं उनके बीच में वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से उनकी बात को रखा जाएगा। सर, आपसे बात करेंगे। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए सर। कैप्टन भरतपाल। कैप्टन साहब, सेना में काफ़ी आपने अपने वक्त दिया, देश की सीमाओं की रक्षा की, देश सुरक्षित रहा। आप रिटायरमेंट के बाद में आप कैसे देख रहे हैं, आपको किस तरह की सुविधाओं का भी लगता है कि अभाव है और वो पूरा होना चाहिए? देखिए, सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें जो जैसा कि पहले कई बार बता चुके हैं कि जो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती ग्राउंड में, सिर्फ कागज़ों तक रह जाती हैं सीमित। वो कागज़ों तक नहीं रहनी चाहिए। अगर फौजियों के लिए कोई सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं तो वो इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए ग्राउंड पर। वो इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होंगी, जब तक उनको घोषणा करने से कोई भी फायदा नहीं है। इम्प्लीमेंट होना जरूरी है निश्चित तौर से, क्योंकि अगर कोई घोषणा की गई है और उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है तो वो भी कसक मन में रहती है कि अगर घोषणाएं हमारे लिए सरकारों ने की लेकिन वो पूरी नहीं हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें सर ऐसा है, मैं कैप्टन जसवीर सिंह जी। जैसे ही कोर्ट के आदेश हुए थे कि एक एक्स सर्विसमैन को जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस प्रॉपर्टी में उसको उसकी छूट दी जाए, जैसे एक स्टैम्प पेपर की ड्यूटी जो होती है वो सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे भी हम जाते हैं तो वहाँ ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। बड़ा मुद्दा है, बड़ी मांग है। स्टाम्प ड्यूटी जो देनी होती है उसमें छूट की बात हुई, लेकिन सरकारों की तरफ से दावे जरूर कर दिए गए लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी की बात आई, ये वाजिब सी बात है कि वो होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं। स्टाम्प ड्यूटी वाली जो बात अभी साहब ने बताई है वो बिल्कुल सही है। स्टाम्प ड्यूटी जो गवर्नमेंट की तरफ से 2% का है, हमने और भी कई स्टेट्स में देखा है और सभी को 2% की छूट मिलती है एक्स सर्विसमैन को। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। हरियाणा सरकार ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के तहत 2014 में कुछ फ्लैटों का आवंटन किया था जो कि हरियाणा स्टेट के कई जिलों में उसका कंस्ट्रक्शन होना था और हमारे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है सेक्टर 56 में, जिसमें बिल्डिंग पूरी तरह से खड़ी हो चुकी है। बट आज 2014 से 2024 आ गया है, उस बिल्डिंग का आज तक प्लास्टर नहीं हुआ है और उस पर हमने कई बार जाके, मैं खुद पर्सनली वहाँ जाके विजिट करके आया हूँ, वहाँ कोई काम नहीं चल रहा है और सब काम ठप पड़ा हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा कि एक्स सर्विसमैनों के लिए अगर कोई स्कीम आप निकालते हैं तो उसको बाखूबी पूरा किया जाए और विद इन टाइम किया जाए। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर कोई घोषणा हो तो टाइम बाउंड हो और उनको एक सर्विसमैन है, अपना दर्द भी इस तरह से सामने उनका रख रहे हैं अपना। आपसे जानना चाहेंगे सर, बात सामने आई बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। देखो, बिल्डिंग जब कंप्लीट जो टेंडर दिया जाता है सरकार के द्वारा, फंड अलॉट किया जाता है, तो उसको बिल्डिंग को जितना टाइम पीरियड है उसके अंदर कंप्लीट करना चाहिए और जितनी जल्दी उसका उद्घाटन करके और सुविधा मुहैया करानी चाहिए। जैसे इसी के दौरान एक और है, पलवल में अभी भी सैनिक सदन नहीं है।
सैनिक सदन जो प्रस्तावित है, परंतु उसका इनोग्रेशन करके उसका शुरुआत करनी चाहिए। ये मेरी सरकार से अनुरोध है, जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, तमाम सुविधाओं की मांग निश्चित तौर से बड़ी मांग होती है उनकी, लेकिन उसको सरकारें किस तरह से पूरा करती हैं और सरकारें अगर आश्वासन भी देती हैं तो अधिकारी उसको किस तरह से पूरा करते हैं, ये बड़ा सवाल सभी लोगों के सामने रहता है। और ऐसे में सवाल बड़ा इसलिए तब हो जाता है जब पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन के सामने इस तरह का संकट हो कि उनकी समस्याओं का समाधान ना हो रहा हो। आपसे बात करेंगे क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे कई तरह की समस्याएं हैं जिनका समाधान जरूरी है। जी जी, नमस्कार। सरकार, जैसा हमारे साथियों ने बोला कि सरकार कई नीतियों को घोषित तो कर देती पर लागू नहीं करती। मैं आपके माध्यम से एक बात सरकार के पास पहुंचाना चाहता हूं। सरकार का बजट 16 फरवरी को आने वाला है। उसमें सरकार ने एक प्रिंसिपल के तौर पर एग्री कर लिया है कि एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन बनाया जाए। ये कॉरपोरेशन ऐसा है जो कि एक्स सर्विसमैन, उनके जो डिपेंडेंट होते हैं उनको नौकरी दिलाना, ट्रेनिंग दिलाना, सॉफ्ट लोन दिलाना, एमएसएमई की ट्रेनिंग दिलाना इत्यादि इत्यादि काम करता है, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्यों में ऑलरेडी लागू है। देखिए, कुछ स्टेट जो कि हरियाणा के बाद बने वहाँ पर भी ये लागू हो गया है। सिमिलरली प्राइवेट जो काम होते हैं उनके लिए टेंडरिंग इशू करना, उसमें एक्स सर्विसमैन को प्रायोरिटी देना, ये सब काम होते हैं। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन की घोषणा जल्द से जल्द की जाए, जिससे प्रदेश के सभी एक्स सर्विसमैन को फायदा हो। नंबर 1। नंबर 2, आपके माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे पूर्व सैनिकों को कई तरीके की लीगल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जब वो सर्विस से बाहर आते हैं या सर्विस में रहते हुए भी, और वो वकीलों के पास जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मेरा आग्रह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएलएस है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जहाँ पर कि एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको हेड करते हैं, और लगभग 40 से 50 पैनल एडवोकेट होते हैं जो कि लोगों को कुछ कैटेगरी उनको वो सुविधाएं देते हैं, परामर्श देते हैं, जैसे कि लेडीज़ को जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम हो उनको, इस तरह से उन्होंने कैटेगरी बना रखी है। मैं सरकार के माध्यम से ये आग्रह करूंगा और विधि मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि एक्स सर्विसमैन को भी उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ते हैं। बाकायदा वहाँ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, एडवोकेट अलॉट किया जाता है, पेमेंट सरकार करती है उसका। तो आपके माध्यम से कम ये 2 बातें अगर आगे पहुँचे, ऐसे तो और भी छोटे मोटे और कई इशूज़ हैं। निश्चित तौर से कई इशू का जिक्र, आप चूँकि 2 बड़े इशू उठाए आपने जिन पर सरकार का आप ध्यान दिलाना चाह रहे हैं आपसे, चूँकि कैंटीन को लेकर बड़ा विवाद रहता है, कई बार सवाल उठते हैं कैंटीन को लेकर, किस तरह की सुविधाएं वहाँ होती हैं और क्या आप चाहते हैं कि ये बदलाव और हो? मैं बेसिकली मेडिकल से संबंध रखता हूं, तो मैं ज़्यादातर बताऊंगा मेडिकल के बारे में। हमारे जितने भी एक्सर्विसमैन आते हैं उनको ट्रीटमेंट के बारे में जब वो जाते हैं, हमारा ईसीएचएस होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें मेडिसिन की एक प्रॉब्लम रहती है कि मोस्टली हमको दवाइयाँ की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है और उसको लोकल परचेज करते हैं, और लोकल परचेज में जो बजट रहता है वो काफ़ी कम रहता है। तो मैं एक तो सजेशन ये देना चाहता हूँ कि जो पहले हमारी आपने आर्मी में दवाइयाँ मिलती थी सीजीएच सप्लाई, वहाँ से मिले तो एक तो कॉस्ट बहुत कम आती है और कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा लोगों को हम लोग मुहैया दवाइयाँ करा सकते हैं। दूसरा, हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जो इम्पेनलमेंट होते हैं, लेकिन जैसे बीमारी बढ़ती है हमारे समाज में भी, गर्मियों में या कहीं भी, तो वो लोग अपने फौजियों को एडमिट करने के लिए बेड नहीं देते हैं, बोला हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। तो हम चाहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा अपना ईसीएचएस का ही हॉस्पिटल हो, ताकि कोई इसमें बेड को अवेलेबिलिटी लेकर के कोई इशू ना हो और हम लोग सभी लोग इसमें इलाज करा पाएँ। नहीं तो कई बार हमने देखा गया कि कभी एक हॉस्पिटल वाला बोलेगा भाई हमारे पास बेड नहीं, दूसरे में जाओ, दूसरा जो बोलेगा बोला हमारे पास नहीं, दूसरे में जाओ। तो जो हमारे जो वेटरन है, जो बीमार होता है, हम जगह जगह उसको लेके भागते रहते हैं और उससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता। तो सरकार से हमारा यही है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में ना हो तो कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा ईसीएचएस का हॉस्पिटल हो अपना। बिल्कुल, देखिए बड़ी मांग है हॉस्पिटल की, क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है और रिटायरमेंट के बाद में कई ऐसी बीमारी हैं कि जिनका अगर घर के नज़दीक ही इलाज मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? एक लंबा जीवन सेना में दिया, उसके बाद में आप देख रहे हैं हम तमाम लोग अपनी बात भी रख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? मेजर जनरल है जी, मेजर जनरल हैं सर आप। देखिए, मैं तो लाइफ को दूसरे तरीके से एड्रेस करना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे बहुत सारे सीनियर फौजीज बैठे हैं जिनको बहुत सारी समस्याओं को हल करने का मौका मिल रहा है, लेकिन मेरा इनको सुझाव यही था कि भाई ये हमारी लाइफ की सेकेंड इनिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइफ का पड़ाव है।
तो इसमें आपको स्वास्थ्य अच्छा रखना है, मेडिटेशन अच्छा रखना है, किसी काम में अपने आप को संलग्न करना है जिससे कि आप लाइफ आपकी अच्छी चलती रहे, नंबर 1। नंबर 2, आप समाज में एक यूनिक आइडेंटिटी के रूप में हैं, जिससे आप समाज के विकास में बहुत सारा काम कर सकते हैं। मैंने उनको बताया कि भाई कैरेक्टर बिल्डिंग आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कैरेक्टर बिल्डिंग में अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में, अपने स्कूल्स में, जहाँ भी जाते हैं उस पर काम करिए, जिससे कि हमारा देश वाकई में एक विकास देश 2047 में बन सके। तीसरा, मैंने इनसे बोला कि आप अपनी कंप्यूटर लिटरेसी पे ध्यान दीजिए। कंप्यूटर लिटरेसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हमारे पास इतने सारे ऐप हैं जिन पे हमको ध्यान देना है। आपके बैंक अकाउंट्स कंप्यूटर पे चलते हैं, मोबाइल्स पे चलते हैं, आपके कृषि से संबंधित कागज़, आपके जो इन्वेस्टमेंट के संबंधित कागज़ हैं, आप सबको एक साथ एकत्रित करना है जिससे कि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको कोई चीट ना कर सके। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट इनको काम करना है। और मैंने इनसे ये भी बोला है कि देखिए ऐसा है कि आप एक इस प्रकार से आप आगे चल सकते हैं और आप अपने बच्चों को आगे भविष्य में अच्छा देने के लिए, जैसे कि आजकल बहुत सारी अपने पास गवर्नमेंट की स्कीम्स है, यूपीएससी एस्पायरेंट्स वगैरह काम करते हैं, तो उस पर मैं जो सहयोग कर रहा था उसमें इनकी मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल, देखिए बड़ी लकीर खींचने की मेजर जनरल साहब बात कर रहे हैं कि चूंकि सेकंड इनिंग्स शुरू हुई है इनिंग्स, और इसमें भी कहीं ना कहीं बेहतरी उनकी हो और समाज को एक नई दिशा देने का काम करें, तो एक नज़ीर पेश करने की सामने बात आ रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि समस्याएं भी हैं और सलाह भी है। ऑनरेडी कैप्टन प्रेम सिंह सेना मेडल, जैसा कि जनरल साहब ने बोला है, इस समस्याओं से हटकर भी हमारे पास अपनी जो पर्सनल समस्या आती हैं, एक एक्स होने के बाद में एक जो फौजी होता है उसकी जो दिनचर्या एकदम बदली हो जाती है। वो बहुत ही कोशिश करने के बावजूद भी उस शिविर में मैच नहीं कर पाता है और उसका फिर हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि लिहाज के तौर पर गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि अगर आप शहर में रहते हो तो आपका चूल्हा टैक्स या हाउस टैक्स वो माफ़ होना चाहिए। उसी दौरान बहुत हरासमेंट करते हैं और जब कोई किसी के बोलने भी जाते हैं तो वो लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि कैंटीनों के बारे में बोला है, कैंटीन से हटकर ईसीएच, जो कि हमारा बहुत ही एक पार्ट है शरीर का, क्योंकि इस एज के अंदर अमूमन हर आदमी अपने आप को कितना भी अलर्ट क्यों न रखे फिर भी वो थोड़ा बीमार हो जाता है। उसमें समस्या आती है मेडिसिन की। वो बोल देते हैं चलो सिविल से मेडिसिन लीजिए, बिल लगाइए, ये करिए वो करिए, वो बात एक अलग है। बाकी सबसे समस्या आती है फिर हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो लोग, या ये कहें कि हॉस्पिटल वाले कुछ साइड लगाते हैं ये कह के कि हमारे पास में हम बेड नहीं है। इन पर गवर्नमेंट को थोड़ा जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अच्छा हो कि कम से कम हर अपने नज़दीक वाले बड़े हॉस्पिटल के अंदर कुछ एक बेड निश्चित हो जिससे कि आदमी वहाँ उसको अटेंड कर सके। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से सिविल के अंदर हमारी जो 5% 10% कहने के लिए हैं, ये सब वैकेंसी नहीं हो पाती हैं। और एक स्वस्थ, जिसका कि भारत के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक सैनिक होता है जिसकी उम्र 37 या 35 साल के बीच में आ जाता है, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो कोई भी एक ऐसा एक नया प्लान खोलकर उसमें उनको ऐड करके अब देश के लिए वो काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो एक फौजी मिसाइल चला सकता है, जहाज को उड़ा सकता है, टैंक चला सकता है, वो क्या छोटे कामों को नहीं कर सकता है, बस उसको ऑप्शन दिया जाए, उसको बिल्कुल निश्चित तौर से बड़ी बात कह रहे हैं कि फौजी सब कुछ कर सकता है, जो देश की रक्षा कर सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन आते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद में जो हमारे टोल टैक्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। वो इनको जो एक सोल्जर को मिलना चाहिए वो इनको फैसिलिटी एक एक्स सर्विसमैन को मिलनी चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं, चूंकि सरकार की तरफ से तो शायद छूट दी हुई है, लेकिन वो टोल टैक्स वाले मानते नहीं है। जो हमारा एक्स सर्विसमैन कार्ड है उसको मान्य होना चाहिए और उनको उस पर छूट देनी चाहिए। सिस्टम में सुधार की जरूरत है। छूट सरकारों ने दी है लेकिन कई लोग मानते नहीं है, तो उसमें सिस्टम में सुधार की जरूरत है। आपको क्या लगता है सर, और क्या बदलाव की जरूरत है और क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी होना बाकी हैं? इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जो मैं ECHS डिपार्टमेंट से मैक्सिमम फेस करते हैं, ECHS को जो है इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। जो हमारी पैनल में हॉस्पिटल आती हैं उनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, जो भी जाए एडमिशन ले। मैक्सिमम हॉस्पिटल यही बोलती हैं कि हमारे पास बेड नहीं है, तो हमारे को हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल बार बार पेशेंट को लेकर
फेसिंग करनी पड़ती है प्रॉब्लम। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं चिंता तमाम लोग जाहिर कर रहे हैं और सुरक्षा के बाद में स्वास्थ्य भी जरूरी है और इसी को लेकर कई लोगों की तरफ से जो सैनिक हैं उनकी तरफ से बात रखी गई है। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई आपने भी सुना कई लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग चैनल दिखा रहे हैं। मेरी मांग ये है कि जो हमारे एक्सर्विसमैन है, नहर पार भी बहुत ज़्यादा है, ये ग्रेट फसाद के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर भी एक क्लब नगर निगम की तरफ से या पंचायत की ज़मीन पे एक क्लब बनाया जाए ताकि अपने एक्सर्विसमैन बैठ करके बातचीत कर सके, महीने में 2 महीने में कुछ समस्या हो तो कर सके, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर भी आए हुए हैं फिलहाल इधर हमारे नहर पार सोसाइटी के अंदर। तो यही मांग है मेरी। बिल्कुल बड़ी मांग है और वाजिब सी मांग है कि अगर एक क्लब उनका हो, जो कि जिस तरह से आज हम तमाम लोग यहाँ बैठे हैं उसी बिल्डिंग में सामुदायिक भवन के तौर पर या क्लब के तौर पर हो, जहाँ ये अपनी बात रख सके, अपनी मीटिंग कर सके, अपने सुख दुख का आपस में बांट सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक मांग है। आप भी कुछ सर कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। कोई भी हमारा एक परिवार है उसको कोई एक समूह की या कहीं जगह दे दी जाए जिसके ऊपर वो आकर कर बैठ कर आपस में मीटिंग की जाए और कोई किसी को सुख या दुख के अंदर शामिल होना है या किसी की तरह का वेलफेयर सोचना है उसमें बैठ कर सके। आप सर सुबेदार भोपाल सिंह, मेरा भी यही सुझाव है कि मतलब जैसे ग्रेटर फरीदाबाद में कोई कम्युनिटी हॉल इस टाइप का बन जाए ताकि वहाँ पर हम अपना कोई सुख दुख की जो है ना एक साथ बैठ के और कोई अपना फंक्शन भी कर सके। साथ ही साथ मेरा एक सुझाव और भी है कि एक्स-सर्विसमैन होने के बाद ये टोलों पे जो हमको जो ना मना करते हैं वो टोल फ्री नहीं करते करके और दुनिया भर की मतलब बातें कर देते हैं करके। ये जो पहले बात उन्होंने रखी टोल की, आप ये पहले उनकी तरफ से भी कहा गया कि सरकारों की तरफ से तो छूट दी गई है, लेकिन टोल कर्मी जो होते हैं वो उसको मानते नहीं है। कई बार एक्स-सर्विसमैन के कार्ड को देखते ही वो मना कर देते हैं। देखिए हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर सरकार को सुविधा दे रही है तो ऐसे में सिस्टम में सुधार की भी ज़रूरत है। सर आपको और क्या लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो सुनी उसके बाद में क्या चीज़ें हैं जो और भी बेहतर हो सकती हैं? सर सरकार ने बहुत अच्छा ऑनलाइन का जो प्रकरण चलाया हुआ है बहुत ही अच्छा है, पर नगर निगम हमारा बिल्कुल काम नहीं करता है। वो हर चीज़ के लिए अगर इवन दो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी है उसके लिए एक फ़ाइल तैयार कराओ, वो भी ऑनलाइन CSC बाहर जाके कराना होता है, जबकि नगर निगम को अपना जो स्टाफ है वहाँ पे बैठ के जो हमारे को डॉक्यूमेंट देंगे हम कंप्लीट करके सबमिट करेंगे। वो आम जन की परेशानी है, ना कि किसी एक्स-सर्विसमैन की या किसी सिविलियन की, ऐसा नहीं है। पर वहाँ पर जाकर कोई प्रॉपर्टी ID में अगर आपको करेक्शन कराना है या कोई भी छोटा सा काम है तो उसके लिए भी बोला जाता है कि ऑनलाइन बाहर से करेक्शन करा के आइए। ऑनलाइन जाने के बाद उनके सिस्टम इस तरीके से बने हुए हैं कि वो कहते हैं कि इस फाइल के 5,000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे। उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी और नहीं होने के बावजूद भी, तो ये ऐसा क्या चल रहा है नगर निगम की परेशानी में जो अपना आम आदमी अपनी प्रॉपर्टी ID या बर्थ सर्टिफिकेट, एक छोटे छोटे डोमिसाइल, इन चीज़ों के लिए नगर निगम को अपना ये सुधार करने के कारण करना चाहिए, क्यों बहुत बड़ी परेशानी एक घपला चला हुआ है। नगर निगम से संबंधित समस्याएं रख रहे हैं, सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, तो उनको अपनी सुविधाएं जो हैं वो वक्त पे मिल जाएं, परेशान ना होना पड़े, एक बड़ी मांग उनकी तरफ से। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नगर निगम का भी जिक्र आ गया, हॉस्पिटल का जिक्र आ गया, टोल का जिक्र आया, कैंटीन को लेकर मैंने एक पीछे भी सवाल पूछा था लेकिन वो हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, लगता है कैंटीन सब कुछ ठीक ठाक है? मैं कैप्टन भीम सिंह लांबा, मेरा सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले डिफेंस में कुछ भी नहीं था, आज इतना जो आधुनिक हथियार हैं सब कुछ है। विदेशों में हमारा जो है फौज बहुत अच्छी काम कर रही है। मेरा कहना ये है कि एक तो जो है ऑफिसर्स जो एक्स-सर्विसमैन हैं उनका कार्ड देखने के बावजूद भी उनको सम्मान नहीं देते, उनका सही टाइम पर काम नहीं करते। कई फौजी जो है फौज के अंदर हैं वो बेचारे यहाँ आते हैं, उनको गांव के घर की अपनी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी सुनवाई जो है प्योरिटी बेस पर होनी चाहिए, प्राथमिक तौर पर सुनवाई होनी चाहिए। सर सुनवाई की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये देखिए तमाम लोग जो हैं आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आप बात रख रहे थे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब एक शहीद होता है और शहीद की शव को गांव में लाया जाता है तो पूरा इलाका और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और सब उमड़ पड़ता है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उसके बाद किसी ने जाके उस वीर नारी से कोई उसकी समस्याओं का भी पूछा है। किसी ने, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है। एक केस मेरे को ऐसा भी याद आ रहा है कि उस समय पे अनाउंस कर दिया कि हम हरियाणा सरकार 10 लाख रुपए देगी। ये बहुत पुरानी बात है, मेरे पास उस पेपर की कटिंग भी है और उसको वो पैसा मिला भी नहीं। ऐसी
इस तरह की समस्याएं शहीदों के साथ आती हैं। इस तरह की समस्याएं तो आती हैं सामने, लेकिन चूंकि आपका भी एक ग्रुप है, क्या आप ग्रुप के साथ में इन बातों को कहीं किसी फोरम पे रखते हो, सरकार के सामने, या जो डिपार्टमेंट है आपका सैनिक बोर्ड वहाँ कहीं रखते हो इन तमाम चीज़ों को? ऐसा भी कभी हुआ है? हाँ बिल्कुल, आपने करेक्ट बोला है। ये संस्थाएं बनाई इसलिए गई हैं। हम लोगों ने जब देखा ना हमारे सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, वीर नारियों का प्रॉपर उनके जो अधिकार हैं उनको नहीं मिलते हैं, उनको जगह जगह पर धक्के खाने पड़ते हैं, उसी की वजह से हमने ये संस्था बनाई हुई है, पूर्व सैनिक कल्याण समिति, जो रजिस्टर्ड है पलवल से। और हम उन सब की समस्याओं को सरकार तक लिखते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। एक केस ऐसा भी आया था कि एक वीर नारी एक एफिडेविट बनाने के लिए जिसको तहसीलदार ने साइन करना था, और वो चक्कर मारती रही 1 वीक तक लगातार, उसका साइन नहीं हुआ। मेरे पास आई, मैं उसको खुद जाके तहसीलदार के सामने ले जाके खड़ा किया और उसको बताया कि वीर नारी आप इसके साइन कीजिए, तब उसका जाके साइन हुआ। इवन मैं आपको और भी बताता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार जरूर चिट्ठियाँ निकालती है कि सैनिकों को प्रायोरिटी दी जाए, सभी जगह उनका सम्मान किया जाए, लेकिन ग्राउंड पे नहीं है। क्योंकि मैं खुद भुगत चुका हूँ इसको, मेरा कई बार इस बातों पे झगड़ा हो जाता है। मैं खुद मेरे पास एक वेपन है, उस वेपन को रिन्यूअल के लिए 3 साल लगे, रिन्यूअल के लिए 3 साल लगे। वो भी तब रिन्यू हुआ तब मैंने सीएम साहब को वो सारी चिट्ठियाँ कोट करके लिखा कि सरकार ये दावे करती है कि हम जो है हम जल्दी पूर्व सैनिकों का काम करेंगे, और मेरे को 3 साल हो चुके हैं। तब मेरा जाके लाइसेंस रिन्यू हुआ, तब के उसमें हर चीज़ वैलिड थी, सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, दर्द तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब तमाम सिस्टम में सारी चीज़ें हों लेकिन वो पूरी टाइम पर मुकम्मल ना हो, तो ऐसे में दिक्कत है। पूर्व सैनिक अपनी बात रख रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी बात रखी इन्होंने कि कई बार ध्यान नहीं दिया जाता है, खास तौर से जो वीरांगनाएं हैं उनको लेकर कोई पूछने नहीं आता है। कैसे देख रहे हैं, क्या बदलाव की स्थिति देख रहे हैं कि बदलाव हो, ये चीजें बदलें तो और ज्यादा सम्मानजनक स्थिति हो? जी, मेरा नाम चौधरी सतबीर सिंह बैसला है और मैं फौज से तो नहीं हूँ, आम आदमी हूँ। मेरी रिश्तेदारी जो हुई है, मेरा लड़का की शादी हुई है, वो एक शहीद के बेटी के साथ हुई है। बेटी की मदर की जो कंडीशन सरकार ने की है, उसको सुनने में आया था कि भी उसको पेट्रोल पंप देने की बात की थी, आज तक नहीं मिला है। लेकिन सरकार ने तो जो घोषणाएं की, काम है अधिकारियों का कि उसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन अब अधिकारियों की तरफ से अगर नहीं हुआ है तो आप कहाँ गए, फिर किससे शिकायत की, कुछ ऐसा? नहीं, देखो मेरी अभी नई नई रिश्तेदारी है, साल ही हुआ है, मैंने पूरी जानकारी भी नहीं ली। मैं तो सिर्फ साहब से ही रिक्वेस्ट की थी कि कहीं ऐसा हो तो आप एक एप्लीकेशन वगैरह को जो भी लगानी है, रिक्वेस्ट करनी है गवर्नमेंट से, वो कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से अगर कहीं कोई कमियां हैं, कहीं चूक रह गई है, तो उसको लेकर एक फोरम भी बनाया गया है। चाहे समिति की बात करें, सैनिक कल्याण बोर्ड बनाया गया है, उसके माध्यम से भी आपकी सुनवाई की बात आती है, लेकिन कहीं लूपहोल रह जाता है, कहीं कई बार सुनवाई नहीं होती है। तो क्या सैनिक बोर्ड में कहीं कमी है, या वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो भी आपके ही साथी हैं? तो कमी आखिर कहाँ रह जाती है? देखिए, मेरा तो अभी रिसेंटली मेरा इतना एक्सपीरियंस है नहीं कि मैं कहीं गया, रिसेंटली रिटायर हुआ, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं, काम होते नहीं। निश्चित तौर से आगे चूंकि तमाम लोग जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको भी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़े, लेकिन अभी आपको सब कुछ लगता है कि बेहतरीन है, सब कुछ सिस्टम ठीक है। सिस्टम के बारे में मैं तो इतना नहीं नॉलेज। कोई बात नहीं, क्योंकि अभी जल्दी में रिटायर हुए हैं और अब सेकंड इनिंग्स की जैसे बात की जनरल साहब ने, तो उसकी शुरुआत उनकी तरफ से की गई है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? शहीद के बच्चों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, उनकी देखरेख के लिए एक अलग से समिति गठित होनी चाहिए, एक उनको एक गारंटी होनी चाहिए कि भाई ये बच्चे अभी आगे चल के जवान हो जाएंगे तो इनको नौकरी पक्का है। और ज़रूरी नहीं है वो डिफेंस में ही जाएँ, उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए कि कहाँ जाएंगे। जैसा आज के ज़माने के हिसाब से कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता, कोई डॉक्टर बनना चाहता, तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था ढंग से होनी चाहिए, और वो हो नहीं रहा है। वो सिर्फ ऐसी पेपरों में और पॉलिटिक्स में चलता रहता, पर ऐसा कुछ है नहीं। व्यवस्थाओं में जो खामियां हैं, उनके सुधार की मांग हर पूर्व सैनिक की तरफ से आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं वन पैरा स्पेशल फोर्स से रिटायर हूँ, कमांडो मांगेराम। मेरा सरकार से क्या, हमेशा से आपको जैसे सुबह से देख रहे हो आप लोग, एक कॉल की और सब पूरे सैनिक यहाँ पे इकट्ठे हो गए, और वीरों का गांव ये कहा जाता है। इस धरती ने एक अच्छा आईपीएस दिया है, एक अच्छा सैनिक दिया है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, लेकिन आज तक ये दुर्भाग्य रहा है इस
बस्ती का नहर पार एक भी सेंटर स्कूल नहीं है, जो बच्चों के लिए 2 घंटे स्ट्रगल करना पड़ता है, सर्दी हो या किसी भी वेदर में। आज तक ये यहाँ पे एक भी सैनिक स्कूल नहीं है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। सबसे अच्छी शिक्षा अगर बच्चों को हो पाएगी सैनिक स्कूल के लिए, ये नहीं है कि भाई सब एक्स सर्विसमैन के बच्चे उसमें पढ़ाई करेंगे, उसमें सिविल कोटा भी होता है और भी कोटा होता है। अगर मैं सरकार से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितनी भी यहाँ पे तिगाम विधानसभा में जो भी रैली हुई है, सीएम साहब आए हैं या कोई विधायक से लेके और एमपी तक और सीएम तक मैंने अपनी आवाज़ पहुंचाई है कि भाई एक सेंटर स्कूल की मांग रही है मेरी हमेशा, सेना में जाने से पहले भी और सेना से आ गया हूँ अभी तक, लेकिन वो उस पर कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ भी इसके पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क होने के बाद ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आती है। वैसे जहाँ ज़मीन की बात करता हूँ तो मैं मंदावली गांव से करता हूँ, पंचायत की 14 एकड़ ज़मीन जो भी आज भी ऐसे खाली पड़ी है। अगर कोई ज़मीन की बात है तो सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, उसमें रेगुलेशन किए और एक सैनिक स्कूल बना दे। सैनिक स्कूल से ये नहीं कि सैनिकों को ही फ़ायदा होगा, उसमें 100 आदमियों को रोज़गार भी मिलेगा और एक बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। जो हमारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं, 2 घंटे लगते हैं यहाँ से जाने के लिए, इस एनसीआर क्षेत्र में नहर पार से कम मैंने खुद स्ट्रगल किया। 3 केवी है हमारे, जो 4 नंबर में है, तीनों केवी में 60 बच्चे जाते हैं अप्रोक्स। निश्चित तौर से चूंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, वो जो चाह रहे हैं कि एक केंद्रीय विद्यालय अगर इस क्षेत्र में खुलता है तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बड़ा फायदा मिलेगा, ना केवल सैनिकों के बल्कि जो आसपास के और लोग हैं वो भी उस स्कूल के माध्यम से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। आप कह रहे थे कि 2 मांगे तो आपने रखी, और भी क्या है, क्या कुछ और ऐसा लगता है कि कहीं बदलाव की अभी और ज़रूरत है? जी, और भी कई जैसे इश्यूज हैं। वैसे तो हमारे साथियों ने और जनरल साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया, कई चीज़ों को बताया है। बस एक ही बात है कि जो भी घोषणाएं हुई हैं उन्हें ग्राउंड पर लागू करवा दिया जाए। बिल्कुल निश्चित तौर से बड़ी बात कह रहे हैं कि जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वो समय पर अगर लागू होती हैं। जनरल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बार और जनरल साहब के पास चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने नई लकीर खींचने का आपने जो जिक्र किया सब समझ रहे होंगे और ये ना केवल इनके लिए बल्कि समाज की ज़रूरतें हैं जो आप कहना चाह रहे थे। अभी मैंने कुछ लोगों से बात की तो मेरे को ये बताया गया कि एनएसपी नॉन सर्विस पैटर्न का जो वेपन होता है, जो फौजियों को सर्विस के दौरान मिलता है, उसके लाइसेंस प्राप्ति में कुछ समस्याएं हैं हरियाणा में। क्योंकि फौजी को जब एक एनएसपी वेपन अलॉट हो जाता है और वो किसी दूसरे स्टेट में कार्यरत रहता है और जब वो लौट के अपने स्टेट में आता है तो उसके एनएसपी वेपन के लाइसेंस में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं ये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमारे फौजी ऑर्गेनाइजेशन वाले इस मामले को टेकअप करेंगे तो इसमें कुछ समाधान ढूंढा जाना चाहिए। दूसरा मेरा एक और, हालांकि अग्निपथ गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है जिसके तहत युवाओं को आर्म फोर्सेज में लिया जा रहा है। 4 साल के बाद उसमें 25% परमानेंट हो जाएंगे, 75% फिर से सोसाइटी में वापस आएंगे। हालांकि गवर्नमेंट इसमें बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट से ये भी इस बारे में निवेदन है कि जो 75% युवा जो वापस समाज में आएंगे उनके प्रति एक अच्छा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, जिससे कि उनको बाद में समाज की मुख्य धारा से जोड़कर एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। धन्यवाद। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, तमाम पूर्व सैनिकों की तरफ से, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो और वायु सेना, तमाम सैनिकों से लेकर वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से अपनी बात रखी गई है और जिस तरह से सरकार की तरफ से तमाम स्कीमें चलाई गई हैं उनको तय वक्त में वो पूरा हों, ये उनकी सबसे बड़ी मांग है। और जिस तरह से जनरल साहब ने कहा कि मांग एक अपनी तरफ है, लेकिन समाज को किस भूमिका में आप ले जाना चाहते हैं, किस तरह से समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस तरफ भी रिटायरमेंट के बाद में आगे आपको काम करना चाहिए। ये तमाम ऐसे उनकी समस्याएं थीं जो देश की रक्षा करते करते जब अपने वो घर पहुंचे हैं तो उन समस्याओं का भी तय समय में समाधान हो। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से कहीं और दूसरी जगह की समस्याओं को आपके सामने रखेंगे।